एक सास अपने बेटे को हॉस्पिटल दिखाकर वापस लाती है और लाते ही अपनी बहू को दवाई के बारे में बताकर कहने लगती है कि बहू मैं बाहर जा रही हूँ और थोड़ी देर में वहाँ से वापस लौटूंगी। इसके बाद जो सास होती है वह घर से निकल तो जाती है, लेकिन चुपके से खिड़की से घर के अंदर का नज़ारा देखने लगती है। उन्होंने दवाइयों को उस जगह पर रखा था जहाँ से खिड़की से वो साफ साफ दिखाई दे सकें। इसके बाद जैसे ही सास बाहर जाती है तो बहू वहाँ पर जहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई थी वहाँ पर जाती है और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई सी उन दवाइयों के अंदर कुछ पाउडर सा मिलाने लगती है। इसके बाद सास को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उसके बेटे की जो तबीयत खराब हो रही है उसके पीछे बहू का हाथ है, और फिर वह कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में बहू ने सोचा भी नहीं होगा। क्या हुआ था ऐसा और किस वजह से पत्नी अपने ही पति की दवाइयों में कुछ मिला रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के रांची के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है, उसका बेटा है और बेटे की शादी हो चुकी है। उसके घर में उसकी बहू है। यहाँ पर माँ जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है और वह ज़्यादातर भक्ति भाव से अपने जीवन को जिया करती है। बेटा जिसका नाम अनुराग होता है वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करता है और अपने परिवार को अच्छी तरह से चला रहा है। यहाँ पर जो उसकी बहू होती है उसका नाम होता है खुशी, और खुशी की शादी जब से अनुराग से हुई है उसके बाद से जो सास होती है वह उसे बहू न समझकर अपने घर की बेटी समझा करती है। बाहर से देखने में ये परिवार बड़ा ही खुशनुमा लगा करता है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुराग के पिता होते हैं वे एक सरकारी नौकरी में थे और उसकी पेंशन आज तक भी उसकी माँ को मिला करती है। तो परिवार के अंदर रुपए पैसों की तो कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। और वैसे भी वो झारखंड के रांची यानी कि झारखंड के सबसे बड़े शहर में रहा करते हैं, जहाँ पर अनुराग के पिता ने पहले से उनके लिए प्रॉपर्टी खरीद रखी थी और जब वो इस दुनिया में नहीं है उसके बाद भी उनकी वजह से ही वो लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इस घर के अंदर एक छोटी सी परेशानी थी। दरअसल यहाँ पर जो अनुराग होता है उसकी पत्नी खुशी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वह मन ही मन सोचा करता है कि कहीं मेरी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर ना हो और कोई ऐसी वैसी बात ना हो। इन्हीं बातों के चलते वह बार बार छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी पर पिटाई लगा दिया करता था और इन बातों के चलते खुशी काफी ज्यादा परेशान तो हुआ करती है। लेकिन जब उसकी सास उसे सहलाया करती है और उसे समझाया करती है तो उसके बाद वह इस बात को मान भी जाती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ एक दिन जब खुशी मार्केट गई हुई थी और यहाँ पर जो अनुराग होता है वह ऑफिस के किसी काम से मार्केट जाता है, तो उसी दौरान वह अनुराग जो होता है वह खुशी को उसके साथ के एक लड़के से बात करता हुआ देख लेता है और उसके बाद बहुत कुछ उल्ट-सुल्ट बातें उसके दिमाग में चलने लगती हैं। वह सोचता है कि मेरी पत्नी मेरी पीठ पीछे ऐसे गुल खिला रही है और ये तो बहुत ही गलत है। इन बातों को सोचकर वह फिलहाल तो यहाँ से ऐसे ही चला जाता है। लेकिन जैसे ही शाम के समय वह अपने घर लौटता है और पत्नी पानी का गिलास लेकर उसके पास जाती है तो पति एक जोरदार चाटा अपनी पत्नी को लगा देता है और जोर जोर से धमकाकर उससे कहने लगता है कि जो कुछ भी तुम कर रही हो ना उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अब इस बात को सुनकर खुशी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, आपको क्या दिख गया ऐसा जो आपने मुझे आते ही इस तरह से थप्पड़ मारा है। तो उसके बाद यहाँ पर जो अनुराग होता है वो बताता है कि इस तरह से मैं मार्केट गया था और वहां पर तुम एक जवान लड़के से इस तरह से बातें कर रही थी कि मानो वो तुम्हारा बहुत कुछ लगता हो। इसके बाद जो खुशी होती है उसकी आंखों में तो आंसू आ ही गए थे, लेकिन वह अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि अनुराग ऐसा नहीं है, वो मेरे कॉलेज का लड़का था और आज मुझे मार्केट में मिल गया तो उसके बाद उससे दो ही बातें की थी, उससे फालतू हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन अनुराग के सर पर तो भूत सवार था और इसी वजह से वह अपनी पत्नी को बहुत जोर से पिटाई लगा देता है और कई थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। इतनी देर में यहाँ पर सास जो बाहर गई हुई थी वह एकदम से घर के अंदर आती है और शोर शराबा सुनकर अपनी बहू के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बेटे को धमकाने लगती है। कहती है कि तू पागल तो नहीं हो गया, इस बेटी को इतना परेशान क्यों कर रहा है। तो उसके बाद बेटा कहता है कि माँ तुझे नहीं पता ये क्या क्या किया करती है और इसके बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूं। लेकिन यहाँ पर माँ अपने बेटे को समझाती है, कहती है कि बेटा कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो जाया करता है और हो सकता है सच में ये उसका दोस्त हो कॉलेज का और तू गलत ही समझ रहा हो। इसके बाद यहाँ पर जो खुशी होती है वह अपनी सास के पीछे छुपी छुपी कहने लगती है कि हाँ माँ जी वो मेरा दोस्त है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलो मैं आपको कॉलेज की सहेलियों से बात करा देती हूं और इनको ही नंबर दे दूंगी, ये खुद ही इस बारे में बात कर लेंगे। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो अनुराग होता है वह चुप तो हो जाता है, लेकिन गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद जो खुशी होती है वह अपने पति से अलग सोती है और यहां पर अनुराग अपने कमरे में इधर उधर घूमकर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी रात के समय अचानक से जो खुशी होती है उसके एक दांत में दर्द होने लगता है और इस दर्द के चलते जो इस फैमिली का डॉक्टर होता है उसको बुलाया जाता है, जिसका नाम होता है
सुरेश। सुरेश जो कि इस फैमिली का डॉक्टर है और कभी भी किसी को कोई परेशानी हो जाया करती है तो वो यहीं पर आकर इनका ट्रीटमेंट कर दिया करता है। अब जैसे ही यहाँ पर जो सास होती है वह सुरेश को बुलाती है तो उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर साहब सुरेश होते हैं वह घर पर आ जाते हैं और घर पर आने के बाद जब खुशी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसे देख रहे थे कि कहां पर दर्द है, तो उसके बाद उन्हें महसूस हो जाता है कि इसको पिटाई लगाई गई है। अक्सर ऐसे वो आता रहा करता कि जब भी कभी यहां पर अनुराग को ज्यादा गुस्सा आया करता तो वो अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया करता और जब उसे कोई परेशानी हुआ करती तो यहां पर सुरेश डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब इसी दौरान जब यहां पर डॉक्टर साहब उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे यानी कि उसको इंजेक्शन लगा रहे थे तो उसी दौरान जो सास होती है वह किचन के अंदर डॉक्टर साहब के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है और उसके बाद यहां पर जो डॉक्टर होता है वह खुशी को भड़काने लगता है उसके पति के खिलाफ। कहता है कि कब तक तुम इन बातों को सहोगी और कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। जब से तुम इस घर के अंदर आई हो उसी दिन से तुम्हारे पति के अत्याचार तुम पर बढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहां पर इन बातों को सुनने के बाद खुशी को भी थोड़ा सा गुस्सा अपने पति पर था और वो कहने लगती है कि डॉक्टर साहब फिर मैं करूं तो क्या करूं। तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होता है उसे अपनी बातों में फुसलाने लगता है और कहता है अगर तुम सच में ही कुछ ना कुछ करना चाहती हो तो शाम को जब तुम्हारा परिवार सो जाए तो उसके बाद मुझ पर फोन करना और मैं तुम्हें इस चीज से इस झंझट से मुक्त होने का एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिस रास्ते से तुम्हारे पति का सारा गुस्सा एकदम से दूर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो ट्रीटमेंट देने के बाद वापस चला जाता है और यहाँ पर खुशी के दिमाग में यही बात चलती रहती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात के समय पति भी सो गया था, इधर सास भी सो गई थी और जो खुशी होती है तभी के तभी उस डॉक्टर सुरेश को फोन मिलाती है क्योंकि उसके फोन में भी सुरेश का नंबर है। वह आंगन में जाकर चुपके से सुरेश से बात करती है और उसके बाद जो सुरेश होता है उसे पूरी बात समझा देता है और यहाँ पर खुशी उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे 1 से 2 दिन बीतते हैं और 2 दिन बाद एक दिन अचानक शाम के समय जब अनुराग बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटता है तो उसके बाद अचानक से वह बुरी तरह से अकड़ने लगता है। अब जैसी खुशी उसके साइड में सोई हुई थी और वह देखती है कि उसका पति अकड़ रहा है तो उसके बाद अपनी माँ को आवाज लगाती है और माँ जैसे ही इस बात को सुनती है तो एकदम से भागी दौड़ी आती है और अपनी बहू से कहने लगती है बेटा डॉक्टर साहब को बुलाओ, इसको क्या हो गया और ये कैसी परेशानी हो गई है। इसके बाद जो खुशी होती है वह फौरन से अपना फोन निकालकर उसी डॉक्टर सुरेश को बुलाती है और सुरेश आने के बाद अनुराग को छोटा मोटा ट्रीटमेंट देता है और ट्रीटमेंट देने के बाद कह देता है कि माँ जी इन दवाइयों को दे देना और ये कुछ ही दिनों में अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर तो यहां से चला गया था और यहां पर जो माँ होती है वह अपने बेटे की देखरेख करने लगती है। लेकिन तभी यहां पर जो खुशी होती है वह नजर बचाकर माँ बेटे से थोड़ी दूर जाती है और डॉक्टर साहब के पास फोन मिला देती है। कहती है कि डॉक्टर साहब आपने जैसा कहा था वैसा ही कर दिया है और दूध भी मेरी सास ने ही अपने हाथ से पिलाया था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे पति का हाथ पैर क्यों अकड़ रहे हैं। आपने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे पति का पूरा गुस्सा शांत हो जाएगा और ऐसी दवा मैं उसे दे दूंगा। तो इसके बाद डॉक्टर साहब कहता है कि देखो ये दवाइयां बीपी कम करने के लिए हैं, तो जब बीपी कम हुआ करता है तो हाथ पैर में थोड़ी बहुत अकड़न आ जाती है और तुम इन बातों को नहीं समझोगी। तुम जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करती रहो और उन दवाइयों में मैंने ये चीज पहले ही मिला दी है और तुम्हारा पति धीरे धीरे करके बिल्कुल भी तुम पर गुस्सा नहीं करेगा और आराम से तुम्हारे साथ अच्छी तरह से व्यवहार करेगा। इस बात को सुनकर खुशी फोन काट देती है लेकिन फिर से जाकर अपने पति की चिंता करने लगती है। खुशी जो होती है वह अपने पति का अच्छे से ख्याल रखती है और जैसी दूसरे दिन की सुबह होती है तो सुबह सुबह उठकर जैसे चाय का कप लाकर खुशी अपने पति अनुराग को देती है तो अनुराग उस कप को पकड़ तो लेता है लेकिन जैसे अनुराग उसे अपनी तरफ कर रहा था तो उसके बाद वो कप उसकी उंगलियों से निकल जाता है और उसकी उंगलियां बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। अब इसके बाद यहां पर जो खुशी होती है वह अपनी सास को दोबारा से आवाज लगाती है और जब सास आकर यह देखती है तो बड़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये मेरे बेटे को क्या हो गया। उसके बाद दोबारा से डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है लेकिन डॉक्टर साहब फिर से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, जो दवाइयां मैंने दी हैं उनको दे दो और वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब तो यहां से चला जाता है लेकिन यहां पर जो सास होती है उसको यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है कि बेटे की तबीयत खराब इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रही है और डॉक्टर जबकि ये कह रहा है कि जल्दी से ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, केवल स्ट्रेस ज्यादा लिया करते हैं काम की, उस वजह से ऐसा हो रहा है। इस बात को सोच सोचकर मां काफी ज्यादा परेशान रहती है और उसके बाद वह सोचती है कि क्यों ना मैं अपने बेटे को किसी और डॉक्टर को दिखाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी समझ में बीमारी आ नहीं रही हो और उसी वजह से ये ऐसा कर रहा हो। यही बात सोचकर जो सास होती है वह अपनी बहू से कहती है कि बेटा मैं अपने बेटे को लेकर किसी और डॉक्टर साहब के पास जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इस डॉक्टर के ये बात समझ में आ रही है कि बेटे को क्या हो रहा है। अब इस बात को सुनकर जो खुशी होती है वह थोड़ी सी घबराई हुई अपनी सास से कहती है कि कोई बात नहीं माँ जी, ये ठीक कर देंगे ना, बोल तो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सास होती है वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी और कहती है कि नहीं बेटा,
बेटा मैं बड़े डॉक्टर साहब को दिखाऊंगी और हो सकता है वही इसका कोई इलाज बता दें। ऐसा कहकर जो सास होती है जबरदस्ती अपने बेटे को एक ऑटो में बिठाकर वहां से डॉक्टर साहब के पास ले जाने लगती है। बहू कहती भी है कि माँ जी मैं भी चलूं, लेकिन सास उससे मना कर देती है क्योंकि पिछली रात से अब तक बहू का व्यवहार काफी ज्यादा बदला हुआ है। तो यहां पर सास को बहू पर थोड़ा सा शक तो होता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं ये ऐसा क्यों करेगी, ये तो इसका पति है ना और मैं तो इसे बेटी की तरह रखा करती हूं। लेकिन फिर भी शक के चलते वह अपने बेटे को वहां से बड़े डॉक्टर साहब के पास ले जाती है। अब जैसे वो बड़े डॉक्टर साहब के पास ले जाती है और डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों को भी साथ ले गई थी, तो उसके बाद जब डॉक्टर साहब उसका अच्छी तरह से चेकअप करते हैं तो यहां पर मां को एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनने के बाद वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह डॉक्टर ऐसा मेरे बेटे के साथ क्यों कर रहा है और मेरी बहू का व्यवहार इस तरह से क्यों बदला हुआ है। क्योंकि यहां पर डॉक्टर साहब ने बताया था कि जितनी भी दवाइयां आपके बेटे को दी गई हैं, अगर ये दवाइयां आप रेगुलर अपने बेटे को दोगे तो उसके बाद आपका बेटा पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगा और फिर उसके बाद उसे ठीक कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा और आप इन दवाइयों को फौरन से बंद करो। मैं दूसरी दवाइयां लिख रहा हूं और इन दवाइयों से कुछ ही दिनों में आपका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो मां होती है वह डॉक्टर साहब से दवाई तो ले लेती है, लेकिन उसके मन के अंदर काफी ज्यादा गहरी उथल पुथल चल रही है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और कहीं ना कहीं उसे अपनी बहू पर भी शक दिखाई देता है। इसके बाद जो सास होती है वह अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद अपनी बहू से कहने लगती है, बहू देखो ये दवाइयां डॉक्टर साहब ने दी हैं और जो पहले डॉक्टर ने दवाई दे रखी थी वो दवाइयां पूरी तरह से बेकार थी। शायद उस डॉक्टर को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इन दवाइयों से ऐसा वैसा कुछ हो सकता है। ऐसा कहकर जो सास होती है उन दवाइयों को एक कमरे की टेबल पर रख देती है और कहने लगती है कि ठीक है बहू, मैं मंदिर जा रही हूं, वहां पर जाकर ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और इसके बाद वह घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही सास घर से बाहर निकलती है तो फौरन से उस खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है जिस खिड़की से वो दवाइयां साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सास अपनी बहू को दिखाई नहीं दे रही थी। एक छोटे से होल से वह ये सब कुछ देख रही थी और साथ में कान लगाकर यह भी सोच रही थी कि घर के अंदर क्या होता है। तो तभी जो बहू होती है उसी कमरे के अंदर आती है और उस डॉक्टर को फोन मिलाती है। कहती है कि माँ जी ने तो इस तरह से दवाइयां बदल दी हैं और अब क्या होगा, क्या वो सब कुछ नहीं होगा जो तुम कह रहे थे। तो यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वह उससे कुछ कहता है और उसके बाद यहाँ पर जो बहू होती है वह कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बाहर मिल जाऊंगी और वहीं पर लाकर मुझे तुम उसे दे देना। इसके बाद जो सास होती है वह एक तरफ खड़ी हो जाती है और यहाँ पर जो बहू होती है वह बाहर निकलकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और जैसे ही डॉक्टर आता है तो उसे एक पुड़िया देता है। इस पुड़िया के अंदर कुछ पाउडर था। बहू उसको लेकर अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद उन दवाइयों को खोलकर उनके अंदर उस पाउडर में से थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाने लगती है। सास ये सब कुछ उस खिड़की से देख रही थी और देखने के बाद उसे पक्का यकीन हो जाता है कि इस सब साजिश के अंदर मेरी बहू भी मिली हुई है। लेकिन वह इस बात को सोचकर विश्वास नहीं कर पाती है कि मैं तो बहू को इतनी अच्छी तरह से रखा करती हूँ, फिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। तभी उसको ख्याल आता है उसके पड़ोस की उस महिला का जो कि काफी तेज तर्राक है और काफी ज्यादा चालाक है। बहुओं की सारी चाल उसके सामने फेल हो जाया करती हैं, जिसका नाम होता है अंजू। अंजू यहाँ पर खुशी की सास की बहुत अच्छी सहेली थी और इसके बाद वह सोच लेती है कि मैं अपनी सहेली को ये सब कुछ बताऊंगी और वही इस बात का निचोड़ निकाल सकती है कि ये सब क्या हो रहा है और किस वजह से बहू ऐसा कर रही है। तो उसके बाद वह अंजू के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। अंजू जब इस बात को पूरी तरह से सुनती है तो सुनने के बाद थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहू ये जानते हुए अपने पति को दवाई देगी कि इससे उसका पति पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। वो तो किसी और कारण से तुम्हारे बेटे को दवाई दे रही होगी, लेकिन इस कारण के बारे में जानना जरूरी है, वरना हमारा परिवार टूट सकता है। तो इसीलिए ऐसा करो कि तुम घर जाओ और घर जाकर तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ और इसके बाद तुम कहना बहू से कि बहू तू अपने हाथ से दवाई दे दे और उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या होता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सास होती है खुशी की, वह तैयार हो जाती है और सीधे अपने घर पहुंच जाती है। घर जाने के बाद वह सोफे पर बैठती है और सोफे पर बैठने के बाद अंजू के आने का वेट करने लगती है। थोड़ी देर में अंजू भी वहां पर आ जाती है और आने के बाद पूछने लगती है कि मैंने सुना है तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है, अब वो कैसा है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं और दोनों एक दूसरे को जताती हैं कि मानो वो वैसे कैजुअली मिल रही हैं, लेकिन फिर भी जो खुशी होती है वह उनकी तरफ गौर देती है और सभी बातों को गौर से सुन रही थी, क्योंकि उसने गलत किया था और उस गलत की वजह से उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद यहाँ पर जो अंजू होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, दवाई देते रहो और ठीक हो जाएगा। और अच्छा किया जो तुम बड़े डॉक्टर साहब पर दिखाया ही, क्योंकि उस सुरेश नाम के डॉक्टर को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और उसके इलाज से तो कई मरीज इस दुनिया को छोड़कर भी चले गए हैं। अब ये बात सुनते जो खुशी होती है, जो कि किचन में उनके लिए चाय पानी बना रही थी, उसके हाथ में कोई बर्तन होता है, वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये आवाज खुशी की सास और अंजू दोनों को सुन जाती है और इस आवाज को सुनने के बाद बहुत सारी बातें उनके दिमाग में क्लियर हो गई थी, लेकिन फिर भी जो अंजू होती
है वो खुशी की सास से कहने लगती है कि ऐसा करो, अब इसे बाहर बुलाओ और बाहर बुलाने के बाद बेटे को दवाई देने के लिए कहो, उसके बाद ये सारा के सारा मांझना साफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो खुशी की सास होती है वो खुशी को आवाज लगाती है, कहती है कि बेटे की दवाइयों का समय हो गया है और तुम अपने हाथों से बेटे को दवाई दे दो, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा परेशान है। इसके बाद अंजू दवाइयों के पास जाती है, लेकिन दवाई लेकर जब वो बाहर आती है और उसके बाद अपने पति को देने लगती है तो उसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे और अपने पति को देते हुए वह एकदम से उन दवाइयों को नीचे गिरा देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर जो अंजू की सास होती है वह एकदम से उसके पास आती है और कहती है कि बेटी क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। तो उसके बाद जो अंजू होती है अपने आप ही अपना सारा गुनाह कबूल कर लेती है और कहती है कि माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस डॉक्टर के चक्कर में आकर मैंने अपने पति को इस तरह से दवाई दे दी, लेकिन जब अंजू आंटी बता रही है कि उनकी दवाइयों से लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो मैं इन दवाइयों को बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तो उसके बाद यहाँ पर सास कहने लगती है बेटी ये दवाई तो मैं दूसरे हॉस्पिटल से लेकर आई हूं, लेकिन तभी यहाँ पर जो खुशी होती है वह कबूल कर लेती है कि इन दवाइयों के अंदर उसने डॉक्टर का दिया हुआ वो पाउडर मिला दिया है और उस डॉक्टर ने कहा था कि इन दवाइयों को लेने की वजह से तुम्हारे पति का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन जब अन्नू आंटी ने बताया है कि वह इस दुनिया को छोड़कर भी जा सकता है तो मैं बिल्कुल भी इन दवाइयों को अपने पति को नहीं दे सकती। यहाँ पर इन बातों को सुनने के बाद जो पति होता है उसे एकदम से गुस्सा आता है, लेकिन तभी जो माँ होती है वो अपने बेटे को शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि क्यों बेटी ऐसा क्या हुआ और किस वजह से तुम अपने पति के गुस्से को शांत करना चाहती थी। तो खुशी जो होती है वो कहने लगती है कि माँ जी आपके बेटे ना बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हुआ करते हैं और जिस दिन की ये बात बता रहे हैं उस दिन वो सच में मेरा कैजुअल फ्रेंड था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और जब भी ये मुझ पर हाथ उठाया करते हैं तो उसके बाद वो डॉक्टर आया करता है और डॉक्टर मेरी हालत को जानते हुए मुझसे कहने लगता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे पति के गुस्से से तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। अब इस बात को सुनकर मैं उसकी बातों में आ जाती हूं और वो कह रहा था कि तुम्हारा पति बिल्कुल शांत व्यवहार करेगा और कुछ भी ऐसा वैसा तुम्हारे साथ नहीं करेगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद जब पूरा के पूरा मामला अंजू आंटी और साथ में खुशी की सास के सामने आ गया था तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि बहू तो पूरी तरह से निर्दोष है, वो तो केवल डेली के कलह से अपने आप को मुक्ति देना चाहती थी और इसी वजह से बेटे को ये दवाइयां मिलाकर पिलाने में उस डॉक्टर का साथ देने लगी। इसके बाद जो सास होती है वह अपने बेटे की तरफ देखती है और कहती है कि देख लिया बेटा, मैं कहा करती थी ना किस तरह से गुस्सा मत किया कर और ये गुस्सा किसी दिन तुम्हें लेकर बैठ सकता है। ये दवाइयां जो वो डॉक्टर तुम्हें दे रहा है इन दवाइयों से तुम पूरी तरह से पैरालाइज हो जाओगे, ये डॉक्टर साहब ने कहा था। अब खुशी जैसे इस बातों को सुनती है तो उसके बाद उसे भी डॉक्टर पर गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि माँ अगर ऐसी बात है तो उस डॉक्टर को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है और झूठ बोलकर ये सारा कुछ किया है। इस बात को सुनने के बाद जो खुशी की सास होती है वह तो कहती है कि हाँ उस डॉक्टर को फोन करो और उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन अंजू तभी मना कर देती है, कहती है कि नहीं बहन ऐसा मत करो, पहले ये जान लेते हैं कि उस डॉक्टर ने ये सब कुछ क्यों किया और इस लड़के के पैरालाइज होने से उसे क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर खुशी की सास को भी ये महसूस होता है कि ये सही कह रही है और ये हमें जानना होगा। तो वह पूछने लगती है कि फिर कैसे जानेंगे। तो वो कहती है कि ऐसा करो, पहले तो पुलिस को फोन करो और पुलिस को ये सारा मामला समझाओ और उसके बाद डॉक्टर को यहाँ पर बुलाओ और यहाँ पर बुलाने के बाद उससे सच का बुलवाएंगे और इसके लिए मैं अपने दोनों बेटों को यहाँ पर बुला लेती हूँ। इसके बाद खुशी की सास भी इस प्लान में शामिल हो जाती है और खुशी के जरिए डॉक्टर को फोन करके घर पर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम ही दवाई दे दो, इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। इसके बाद अंजू आंटी ने सब कुछ सेट कर दिया था, एक हवलदार को भी सिविल ड्रेस में घर के अंदर बुला लिया था और साथ में अंजू आंटी ने अपने दोनों बेटों को बुला लिया था। इसके बाद डॉक्टर साहब घर के अंदर आते हैं और जैसे डॉक्टर घर के अंदर आता है तो दोनों बेटे दरवाजे को बंद कर देते हैं और जब डॉक्टर को दिखता है कि इस घर के अंदर और भी लोग इकट्ठा हैं तो उसके बाद वो थोड़ा सा घबरा जाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ आपको, आप इस तरह से मुझे कमरे के अंदर क्यों बंद कर रहे हो। तो यहाँ पर तभी जो खुशी होती है वो एकदम से उसके सामने आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुमने क्या दिया है मेरे पति को, डॉक्टर बता रहा था बड़ा कि तुम्हारे इन दवाइयों की वजह से ये पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगा और तुमने तो कहा था कि गुस्सा कम करने की दवाई है। खुशी के मुंह से इन बातों को सुनने के बाद जो डॉक्टर सुरेश होता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद एकदम से सभी के सामने हाथ जोड़ने लगता है और माफी मांगने लगता है। यहाँ पर तभी जो अंजू आंटी होती है वो आती हैं और आने के बाद कहने लगती हैं कि ये बताओ कि तुमने इस घर के बेटे को ऐसी दवाइयां क्यों दी हैं जिनसे वो पैरालाइज हो जाए। इस बात को जानने के लिए हमने तुम्हें रख रखा है, वरना अब तक हम तुम पर पुलिस कंप्लेंट कर चुके होते और तुम्हें पुलिस के हवाले कर चुके होते। अब यहाँ पर जब डॉक्टर देखता है कि यहाँ पर फिलहाल कोई भी पुलिस वाला नहीं है तो उसके बाद जो डॉक्टर होता है वह अपना सच कबूल लेता है, क्योंकि उसका भांडा फूट चुका है और वह बताता है कि दरअसल जिस दिन से खुशी की शादी होकर वह इस घर में आई है उसी दिन से मेरी गंदी निगाह इसके ऊपर थी और मैं कैसे भी करके इसे हासिल करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब अनुराग अपनी पत्नी पर पिटाई लगा करता है तो उसके बाद मुझे मौका मिल जाता है और मैं सोचता हूं कि अगर खुशी मेरा साथ दे तो उसके बाद मैं इसके पति को पूरी तरह से पैरालाइज कर
दूंगा और उसके बाद खुशी को जैसे भी करके बहला फुसला कर अपने अंडर में ले लूंगा। उसके बाद मेरा भी जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होगी। इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो अंजू आंटी होती है वह एकदम से उस हवलदार को आदेश देती है, कहती है कि ले जाइए साहब, हमें यही पूछना था और यह बात सामने आ चुकी है। उसके बाद जो हवलदार होता है फौरन से हथकड़ी निकालता है और हथकड़ी निकालने के बाद उस डॉक्टर साहब को हथकड़ी लगा देता है। बाहर और भी पुलिस वाले मौजूद थे और सभी पुलिस वाले उस डॉक्टर को वहीं से हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है। इधर जो खुशी होती है वह हाथ जोड़कर अपनी सास से दूसरा मौका मांगती है और अपने पति से भी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। लेकिन तभी जो अनुराग होता है उल्टा अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है कि खुशी, मुझे ही तुम माफ कर दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता तो इस डॉक्टर को यह मौका कभी भी नहीं मिलता और तुम्हारे अंदर यह बात बिल्कुल भी नहीं पनपती कि किसी भी तरह से पति के गुस्से से मुझे छुटकारा मिल जाए। मैंने उस दिन गलती की और मैंने बात को बिना जाने पहचाने बढ़ चढ़कर इस बात को अपने मन में सोच लिया और उसके बाद तुम पर हाथ उठा दिया। यह मेरी गलती थी और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं और आगे से ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा और मैं बिल्कुल भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसके बाद यहां पर जो अंजू आंटी होती है वह भी अपने बेटे को समझाती है, कहती है कि बेटा ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तू फिलहाल बाल बच्चोदार है और तुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो बचपना था उसे बंद कर और अब अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर। उसके बाद वो सभी लोग तो अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं, लेकिन घर के अंदर वही 3 सदस्य रह गए थे। और इसके बाद जो खुशी होती है वो सच्चे दिल से अपने पति की सेवा करती है और उसी डॉक्टर साहब को दिखा दिखाकर अपने पति को पूरी तरह से ठीक कर लेती है। फिलहाल के समय में ये परिवार खुशियों के साथ झारखंड के रांची में अपना समय व्यतीत कर रहा है और खुशी और अनुराग के 2 बच्चे हैं। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक भी इस परिवार के अंदर बिल्कुल भी कोई कहासुनी नहीं हुई है और ये लोग खुशियों के साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।